में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में उपचुनाव हुए विधानसभा के, और विधानसभा में एक विधानसभा उत्तराखंड की भी थी। भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा रखी। एक तरफ जब विपक्ष को पूरे देश में एक करने का कांग्रेस ने उठा रखा था, तो हम इस पर भी बात करेंगे कि बागेश्वर चुनाव में क्यों नहीं एक झूठता के साथ कांग्रेस लड़ी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार है, सब कुछ है, सिंपैथी का वोट भी था। उस सब इन सब के बाद केवल 2400 से जीत के क्या मायने हैं? क्या सही में ये बहुत मजबूत लड़ाई थी, और उस मजबूत लड़ाई को भाजपा किसी तरह जीती है, या कांग्रेस पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं जीत पाई? इस परिचर्चा में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूरज सिंह नेगी जी हैं। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और इन दोनों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उत्तराखंड की नब्ज को समझने वाले नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सत्यवीर सिंह जी के पास ही चलूंगा। सत्यवीर सिंह जी, पहले तो आपको बागेश्वर जीत की बधाई, लेकिन वह जीत जो बड़ी हो सकती थी, उस जीत को जो 2400 के आसपास ही सिमट गई, क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए केवल जीत का जश्न? पहले तो समझिए आपका बागेश्वर की महान जनता इस जो देश की विदाई है उनके के शिखर पे प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रखा है। सर, तमाम परिणामों के बाद सरकार से के अनुसार कार्यक्रम त्याग किया था, भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत परिणाम देखने, इस आधार पर आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के निवासियों को और इस चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं मैं अपनी तरफ से पेश करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पार्वती का इस प्रकार से नामदार जी का निधन हुआ के बाद धर्मपत्नी प्रकार से जनता के बीच में जाके फिर से इस प्रकार के जन सरोकारों के काम वो करते थे, जनमानस के लिए लगातार 2007 से 22 तक प्रतिनिधित्व के रूप में जनता के साथ काम किया। उसी को मुझे लगता है कि अगले 10 वर्षों तक काम इसी गति से और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वहां बढ़ाई। और जिस प्रकार से आपने कहा कि परिणाम चुनाव के परिणाम आए और 2405 जो हमारी विजय का जो आंकड़ा है, मैं इससे थोड़ा सा आपको, और इस चुनाव का जब आप विश्लेषण कर ही रहे थे इस प्रकार के जो आए हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि पिछले जब मेन चुनाव हुए थे 2022 में, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को अपना टोटल जो वोट परसेंटेज वहां हुआ था 62% के लगभग 4%, अभी 55% के लगभग 4%, मतलब कि 7% वोट कम हुआ है। उस समय हमको 30,000 समथिंग वोट मिलते थे, इस समय हमको 32,000 वोट मिलते। मतलब कि आप अगर ये भी देखा जाए कि भाई एक पार्टी तो इसमें चुनाव ही नहीं लड़ी, आम आदमी पार्टी, उसका उस व्यक्ति को इस प्रकार से कांग्रेस ने लिया है। मैं उसमें कोई गलत भी नहीं मानता। अगर किसी पार्टी को अपना रुतबा बढ़ाना है और कोई आना चाहता है तो लोकतंत्र सबको अधिकार देता है, संविधान भी सबको अधिकार देता है। मगर जो बसंत वहां सुखा था निर्दलीय होकर आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस का बसंत लगातार वहां पर पतझड़ ही चल रहा है, वो बसंत आने के बाद भी मुझे वहां पर पतझड़ ही दिखा, और हम वहां पर वोट पड़े हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 30,000 के लगभग जिस प्रकार से मिले थे, आज 32,000 के लगभग है, तो हमारा वोट परसेंट बढ़ाई। अगर ये 7% वोटर बढ़ता तो जो आपकी शंका है और जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हो, निश्चित रूप से वो हमारा वोट बढ़ता है। और चुनाव में मुझे शुक्र है कि इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है पहाड़ी क्षेत्र में होने के बाद भी। वास्तव में मैं आपके कहना चाहता हूँ, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों पर जिस प्रकार से उन्होंने एक साल में काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार जिस प्रकार से यहाँ पे उस पर एक जनता की मोहर है। एक मैं बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ, किसी भी सरकार का अगर आपको कार्य अगर रिजल्ट का या उसकी लिटमस टेस्ट करना है, तो उस चुनाव जो सरकार के जो चल रही सरकार है उसके बीच में जो चुनाव होते हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो, उसमें किस प्रकार के परिणाम परिलक्षित होते हैं या परिणाम आते हैं, सरकार के अनुकूल आते हैं, सरकार के विपरीत आते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की कार्यशैली सही दिशा में है, गलत दिशा में।
बागेश्वर का चुनाव हो, हरिद्वार का चुनाव हो, गोपेश्वर का चुनाव, लगातार यही ट्रेंड दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से प्रदेश को लगातार आगे ले जा रहे हैं, तमाम वो रिपोर्टें आई है, तो आगे हम चर्चा में करेंगे। यह स्पष्ट दिखाता है बागेश्वर का चुनाव कि भारतीय जनता पार्टी ने से काम किया है वो बहुत ही संपूर्ण रूप से जनता के लिए किया गया। चलिए मैं लौटता हूँ। सूरज सिंह नेगी जी, बड़ी तैयारी की गई, खुद रणनीति के साथ मैदान में उतरा गया। आप अपनी सारी फिलॉसफी को दरकिनार करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को लेके आए जो कि पिछली बार दूसरी पार्टी, उसके पहले तीसरी पार्टी में, कई पार्टी में रहा, लेकिन आपने एक रणनीति के तहत उनको लाए। उनका वोट बैंक अगर कांग्रेस के वोट बैंक के साथ जुड़ जाएगा तो आप जीत के मुहाने कहीं नहीं पहुंचेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन अंततः आप हार गए। क्या कारण हो सकता है? संजय जी, सबसे पहले तो पार्वती जीतने पर बधाई दे। और जो जहां तक बागेश्वर का प्रश्न है, बागेश्वर में सहानुभूति की है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद जिस प्रकार से सरकारी खर्च का उपयोग हुआ, उसके बाद बावजूद जो है मात्र इतने कम अंतर से जीतना अपने आप में ये दर्शाता है कि सारी कोशिशों के बावजूद ये जीत के अंतर को नहीं बढ़ा पाए। शुरू में जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे कर रहे थे कि हम चंपावत जैसी जो है यहाँ पर इतिहास को दोहराएंगे, चंपावत के इतिहास को दोहराएंगे, पर अंतोगत्वा इनको बड़ी मुश्किल से जो है बहुत कम अंतर से जीत मिली है। और आप देखिए कि सत्ता का कितना दुरुपयोग जो है हो रहा है। कांग्रेस के लोगों को ढूंढने का काम किया, कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे वहां पर भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का काम किया, वहां के जो हमारे पूर्व ब्लॉक के लोग हैं उनको नगर पालिका के लोगों को मिलाने का काम किया, तो हमारे पूर्व में जिला पंचायत से किस प्रकार से जो है तमाम को प्रताड़ित करने का काम किया, कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। उसके बावजूद भी जनता जो है मुद्दों के साथ में खड़ी रही और इनकी जीत का जो अंतर था, जो इन्होंने सपना देखा था, उस सपने को इनके पूरे नहीं होने दिया। और ये भले जीत गए परंतु जनता का संदेश इनको स्पष्ट है कि आपको जो है जिस गलतफहमी में आप हैं वो गलतफहमी ठीक नहीं है। जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे प्रवक्ता भाई चौहान जी कह रहे हैं कि ये लिटमस टेस्ट है, तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, जहां 42,000 वोटों से इनका प्रत्याशी हार गया? तो ये क्या यहाँ की सरकार बढ़िया काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही? ये जो है इनको भी संकेत है जनता का कि भले ही आप जो है चुनाव जीत गए हों और जनता के जो मुद्दे हैं, अब देखिए, आप देखिए ना, एक बेरोजगार के संघ के अध्यक्ष को आप प्रेस नहीं करने देते, उनको आप जेलों में डालने का काम करते हैं। आज प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से प्रजातंत्र को रोकने का काम कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है और जनता देख रही है। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप कहें कि आप कांग्रेस को कमजोर, ये बताइए ये कांग्रेस का कमजोर पक्ष है, आपके लालची लोग हैं, इसको किस नजर से आप देखेंगे? भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है साहब, वो अपनी रणनीति करेगी जीतने के लिए। जितने हथकंडे अपनाए जाते हैं राजनीतिक पार्टी, क्या धर्म खाता खोल यहाँ सामाजिक काम करने नहीं बैठी ना, तो वह तो करेगी। ये आपके लालची लोग हैं जो टूट के जा रहे हैं साहब, पूरे देश में अगर देखा जाए, और कांग्रेस के लोग अगर टूट के जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने रणनीति में सफल हो रही है ना, आप उसको अपना मजबूत पक्ष कैसे कर सकते हैं? मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र सिंह जी, हम लोग भी समीक्षा करते थे, आपने भी समीक्षा किया, सब जानते थे कि यहाँ पे सरकार है, सरकार जिस तरह से चल रही है, सब जानते थे कि जीत भारतीय जनता पार्टी के पायदान पे, मतलब जीत भारतीय जनता पार्टी जीत के पायदान पे खड़ी, लेकिन पर जो जीत का जो दायरा था वो बड़ा होगा, आप भी समझते रहे होंगे। लेकिन जो ये 24 पे सिमटा है, तो क्या ये माना जाए कि लड़ाई मजबूत थी? ठीक है संजय भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने बड़े दमखम से वहां लड़ाई लड़ी है, और जो प्रत्याशी थी जो इम्पोर्ट करके लाए थे उसने भी अपना दमखम दिखाया है। और
छोटे छोटे लेवल पे अगर सिर्फ 2-2,500 से हारने का मतलब ये हुआ कि वहां के जो नीचे के कार्यकर्ता थे वो सभी लोग पार्टी के साथ थे। जिस तरह से पूरे जितने टॉप लीडर हैं या बीजेपी कांग्रेस के, चाहे वो हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह हो या करण मेहरा जी, वो सारे के सारे वहाँ कैंप कर रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली का देवेंद्र यादव के प्रदेश के बॉडी चार्ज, वो भी वहां पर लगे हुए थे। पर इसके 2-3 मायने निकालने पड़ेंगे आपको। कि एक तो ये है कि जिस तरह से देखिए जो उपचुनाव होते हैं इसमें ये मान के चलना होता है कि देखिए जो पार्टी सत्ता में है उसको वो चुनाव में बढ़त पहले से हासिल होती है। खतरे की घंटी बीजेपी के लिए यही है कि जिस तरह से इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि या तो पार्टी की पॉपुलैरिटी घटी है। दूसरा ये खतरे की घंटी है कि जो 2024 का चुनाव है, अगर वहां पर जाकर बीजेपी कांग्रेस अगर कड़ी टक्कर दे सकती है दे तो शायद यहाँ जो सीटें हैं उस पर फर्क आ जाएगा। सर एक प्रश्न हमारा है जुड़ा हुआ है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का गठबंधन तैयार कर रही है, इंडिया तैयार कर रही है, और यहाँ पे जो 4 लोग और लड़े हैं उनका अगर वोट का काउंट किया जाए तो लगभग 1600-1700 वोट थे। तो क्या अगर ये जो ये राष्ट्रीय स्तर पे काम किए हैं, अगर स्थानीय स्तर पे उत्तराखंड के स्तर पे होता तो क्या जीत के नजदीक पहुंच जाते? मैं आपको इसमें अगले वाले भी कहने वाला था सर कि देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट कराया था वो 600-650 वोट लेके थे, जिस तरह से घोसी में कांग्रेस पार्टी ने वहां उनको एसपी के खिलाफ नहीं लड़े, वहां उन्होंने अपना धर्म निभाया था। परंतु जब यहाँ बागेश्वर की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया, तो 600-650 वोट अगर उसको मिले हैं तो मतलब उसने कुछ तो काम किया था, डिस्पाइट की नेशनल अलायंस होने के बावजूद भी वो अपने यहाँ काम कर रहा था। तो एक तो ये है कि ये जो यूनिटी है वो वहां थोड़ा झटका लगा है इनको। और दूसरा चिंता कांग्रेस के लिए, बीजेपी की मैंने बता दिया, वो कांग्रेस का ये था कि अच्छी तरह से लड़े थे, पर चिंता का विषय ये है कि जो लोकल पार्टीज है, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल है, जिस तरह से वो 600-650 वोटों में निबट गए, तो इससे ये तो चिंता करने वाली बात है कि रीजनल पार्टीज का अस्तित्व यहाँ बड़े खतरे में। सही बात। सतबीर सिंह जिस तरह से देखिए, और देखिए एक चीज और देखिए कि जो नोटा को मिले हैं वोट, वो इन सभी कैंडिडेट से ज्यादा, देखिए दोनों के बराबर 1257 वोट मिले हैं नोटा को। तो चिंता की बात यह है कि क्या यूकेडी को कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या यूकेडी का अस्तित्व उत्तराखंड में बचा है? सही बात है। सतबीर सिंह जी, इस जीत का जश्न क्या हम मान के चले कि लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 24 में प्रस्तावित, तब तक आप इसको जिंदा रखेंगे? क्योंकि भले 5 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण, पूरा देश उसको मान के चलता है कि उत्तराखंड हमको चाहिए। मैं तो पहले तो संदीप जी आप भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इससे ऐसा माहौल बनाते हैं कि भाई आने वाले जो भी चुनाव है भारतीय जनता पार्टी हार गई। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को जिस प्रकार से अपनी रणनीति के आधार पर मैं आपको चर्चा में सामने आपको कहा भी था, मैंने कहा था कि बागेश्वर में हमारी जीत निश्चित है और महान जीत होगी। कहता हूँ कि जिस प्रकार से 2007 से लेकर अब तक जिस प्रकार से बागेश्वर की जनता ने जिस पूरी लगन से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, इसीलिए मैं उसको महान बता रहा हूँ। और मैं इस चर्चा में इसलिए कह रहा था कि सुनिश्चित हम इसलिए है कि हमारी जो रिपोर्ट बनती है, जीत के आधार की जो रिपोर्ट बनती है, उसके बाद हम हमारी जो रिपोर्ट बनती है, हमारे प्रदेश पर जो कार्यकर्ता है, खतरनाक प्रमुख है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो रिपोर्ट आती है, जिले तक आती है, प्रदेश तक आती है, इतनी रिफाइन होकर रिपोर्ट आती है, उसी के बाद हम मीडिया के सामने बयान देते हैं, किसी की सीट का हो, चाहे निकाय हो, चाहे अन्य चुनाव हो। इसीलिए हम हमारी रिपोर्ट दिल्ली से बन के नहीं आती है। जिस प्रकार कांग्रेस की रिपोर्टें, तमाम रिपोर्टें दिल्ली से बन के आती है, उसके बाद कहते हैं कि हम जीतेंगे, मगर वास्तविकता ये है कि जो धरातल से रिपोर्ट आती है उसी के परिणाम मीडिया के सामने आते हैं, वही इलेक्शन कमीशन की जब काउंटिंग होती है वही दिखती है। बाद में अपने आप दूसरी बात पे आता है, इन्होंने कहा, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता जी ने कहा कि भाई मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। क्या केरल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर जो कम्युनिस्ट की सरकार है, क्या उसको ब्लेम करेंगे? क्या त्रिपुरा में हमारी सरकार है, वहां पर जो रिजल्ट आया, वहां पर तो आप देखें जीत का अंतर कितना है? क्या बंगाल में जो चुनाव के रिजल्ट आए, क्या ममता बनर्जी को बोल पाओगे जो आपके गठबंधन में वहां पर जिस प्रकार के परिणाम आए?
क्या यूपी के अंदर से हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वहां पर मशीन भी सही हो गई? जब मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने प्रश्न उठाया, उसके बाद आप झारखंड चलाइए, क्या वहां पर मशीन थी? मैं कहता हूँ कि जब जनता के बीच में आप जमीन खो देते हो, उनके मांगों को नहीं उठा पाते हो, उनके सवालों को नहीं उठा पाते। अभी आप देख लीजिए विधानसभा चली जहां पर महत्वपूर्ण शब्द होता है, उपयोगी प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस प्रकार से नीतू खंडूरी जी वहां पर समय देती है विपक्ष को, या प्रश्न उठाइए, आपको जितना समय चाहिए, मगर वहां धरना प्रदर्शन करते। विधानसभा धरना प्रदर्शन के लिए थोड़ा होती है, वहां पर तो लोग बहुत उपयोगी समय होता है, इतना पैसा खर्च होता है, टैक्स का पैसा होता है, विषय तो उठाएंगे सर, सदन में नहीं उठेगा तो सदन में विषय उठाने के लिए है। और ये कंटेंट चाहे विधानसभा देखिए चाहे लोकसभा देखिए। अब बात आती है, इन्होंने कहा कि एक बेरोजगार संघ के व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार किया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को आप फोन उठा के देखिए कि उसके फोन में उसका नंबर भी होगा, मगर कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी से लेकर नीचे तक के उनके कार्यकर्ता का फोन उठा लीजिए, उसमें उसका नंबर होगा। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से पीछे से छद्म युद्ध लड़ा जा रहा था। जब कांग्रेस अपनी धरातलीय स्थिति हो चुकी है तो पीछे से कैसे टूल की कर रही है, फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, दरअसल वो अलग मुद्दा है। आज तो केवल हम बागेश्वर की जीत का जश्न आपके साथ मना रहे हैं, तो उस जीत के जश्न की समीक्षा भी हो रही और हार की भी समीक्षा हो रही कांग्रेस की। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मैं सिंह साहब से, नरेंद्र सिंह साहब से कह रहा था कि जो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने कुनबा तैयार किया है, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में सामने तैयार है, मजबूत गठबंधन के रूप में तैयार है, अगर यहाँ पे सब मिल करके लड़ते हैं और ये जो 1700-1800 वोट पाए हैं, तो क्या भाजपा के लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाती? हम तो कह रहे हैं सब एक ही थाली में आ जाइए, सबका रंग एक ही है, घोषित भ्रष्टाचार ही है और जनता सब जानती है। हमने तो पहले भी ऑफर किया था कि सब एक थाली में आ जाइए और फिर उसके बाद आ जाइए। मैंने कहा हमारी जीत का आधार क्या है? हमारे कार्यक्रम, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, उन तक पहुंच रही योजनाएं। आज हम निर्यात के क्षेत्र में, अभी हमारे ऊपर प्रश्न उठते थे कि तो आपने जो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट सबमिट करी थी कुछ सालों पहले, उसके परिणाम क्या निकले? जब इस प्रकार के आप छोटा सा कार्यक्रम करिए, उसका परिणाम भी 1-1.5 हफ्ते में आता है, मगर इतना बड़ा कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश को इफेक्ट करे, उसके परिणाम आने में तो साल लग जाते हैं। अब अगर निर्यात के क्षेत्र में आज हिमालय राज्यों में नंबर 1 आए हैं, कि हमारी रिपोर्ट करनी तो भारत सरकार की, अगर किसी को इस पे भी किसी प्रकार की शंका है, वो जाइए और भारत सरकार से पूछे कि आपने किस पर किस आधार पे बनाई है। हम निर्यात के क्षेत्र में नंबर 1 आए हिमालय राज्यों में, वो उसी का परिणाम है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी एक और रिपोर्ट आई है कि टॉप 5 राज्यों में जिस प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में हम नंबर 1 पे आए हैं, ये वो सब आधारीय काम किए गए हैं संजय जी, जिसको कांग्रेस नहीं समझ सकती, क्योंकि अपने कालखंड में नहीं किए। और वो मैं कह रहा हूँ, फिर किसी भी सरकार के कामों को अगर जांचना है तो एक लिटमस टेस्ट, हम केमिस्ट्री की शब्दों में कहते हैं, उसी भाषा में कहते हैं, एक छोटा सा लिटमस को केमिकल मिलाइए। मैं आपको कहता हूँ, चुनावी रणनीति में और चुनावी धरातल पर 2 ही फैक्टर काम करते हैं, एक आपकी केमिस्ट्री और एक आपकी गणित। जो इसमें मजबूत है वही उसके लिए ही रिजल्ट आता है। आज हम गणित में ही मजबूत है, हमारी केमिस्ट्री भी मजबूत है। आप देख लीजिए, आपने कहा कि आपने ये कहा कि ये सारे एक साथ लड़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा विश्लेषण और कर देता हूँ। बसंत कुमार जी कहते हैं कि 15,000 वोट है, हमने मान लिया उनका अपना 15,000, 20,000 के लगभग तो कांग्रेस को भी वोट मिला था। इस आधार पे तो इनकी जीत तो वैसी हो जानी चाहिए, तो अन्य दलों को नाम करके 35,000 के लगभग तो ये वोट बनता है। वास्तविकता यह है कि हमारे कामों का जिस प्रकार से लोगों को अंतिम छोर तक लाभ मिला, वो आज दिख रहा है। चलिए, सूरज सिंह नेगी जी से पूछे। नेगी जी, अगर आप पूरे देश में एक साथ एकजुटता के साथ लड़ने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप एनडीए से नहीं लड़ने की बात करते हैं, आप लड़ने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात आती है तो आप न तो यूकेडी को मना पाए, न तो आप सपा को मना पाए, जिसकी कोई जमीन नहीं सपा की, उसके आदमी को भी आप नहीं मना पाए। तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कमरे में बैठ करके बड़ा गठबंधन तो तैयार कर दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पे भी काम करने की जरूरत है? सूरज सिंह नेगी साहब, संजय जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना है जी, अब शुरुआत और राज्यों तक पहुंचते समय लगेगा।
वो जो गठबंधन है वो केंद्र लोकसभा यूपी में तो आपने एक साथ लड़े, निश्चित तौर पर यूपी में लड़े और परिणाम भी दिया। निश्चित तौर पर यूपी में जो है इसका केमिस्ट्री भी फेल हुई है और मैथमेटिक्स भी फेल हुई है। उत्तराखंड में हम लोगों से ये थोड़ा चूक हुई है कि अगर हम सब लोगों को इकट्ठा कर लेते तो निश्चित तौर पर इसकी सूरत ही कुछ और होती और जो इनके सारे प्रयास वहां पर सारे विफल हो जाते। तो निश्चित तौर पर इस चुनाव से सबक लेकर के कांग्रेस हो चाहे पूरा देश का विपक्ष हो, आज जिस प्रकार से बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो चाहे भ्रष्टाचार हो, आप देखिए कि 9 साल बाद जो है 9 साल तक पूरे देश की जनता को लूटा और अब 200 रुपए सिलेंडर में जो है कम किए। अब कौन सा ऐसा काम हो गया भाई, तेल और पेट्रोल के दाम जो है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कितने डाउन हुई थी, जो आपने जो है इसको यहाँ पर गैस के दामों में छूट दी। आप भी तो करते हो, राजस्थान में आपने भी किया। ये चुनावी कांग्रेस को उसका तो मानना है कि उनको जो है सस्ते लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध करानी है, परंतु 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को राहत देने का काम नहीं किया, उनका शोषण करने का काम किया। अब जाकर के जो है इसको याद आई है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सब लोगों के लिए वो अच्छा है। और ये जवाब मैं ले लेता हूँ नरेंद्र सिंह जी से। सिंह जी, सूरज सिंह नेगी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सीनियर लीडर है, भाजपा के कैंडिडेट है और अच्छे जिताऊ कैंडिडेट जहां से ये आते हैं। अगर कांग्रेस कभी वहां से जीतना चाहती तो ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज ये बताइए, यह कांग्रेस पार्टी क्या इस बात को जमीन पे ला सकती है, क्या लोगों तक ये बात पहुंचा सकती है कि 9 साल की महंगाई के बाद ये 200 रुपए कम करके ये चुनावी मुद्दा के रूप में क्या बता सकती है? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस स्तर पे इतनी रणनीति के क्षेत्र में अभी आज की डेट में है? नरेंद्र सिंह साहब। संजय भाई, ऐसा कि अगर आप 6 महीने पहले ये सवाल पूछते तो मैं आपके साथ मना कर देता कि कांग्रेस की बस की नहीं है, परंतु पिछले 6 महीनों में जो परिवर्तन देश में हुआ है, राइट फ्रॉम 12 जीवन यात्रा से, जिस तरह से परिवर्तन आप देखिए, आज अगर आप देखें तो फेसबुक में, ट्विटर और इंस्टाग्राम में इनके कांग्रेस के फॉलोअर्स बढ़े हैं, उनकी लाइक्स बढ़े हैं, उनके रीट्वीट्स बढ़े हैं। आज अगर आप देखें मोदी जी और राहुल गांधी के कोई भी ट्वीट पे देखें तो राहुल गांधी के ट्वीट्स को ज्यादा रीट्वीट्स मिल रहे हैं और लाइक भी मिल रही है और इंटरेक्शन भी मिल रही है। इसका ये तो मतलब ये हो गया है कि पहले की जिस तरह कांग्रेस पहले जिस तरह से चाल में चल रही थी, वो कांग्रेस ये नहीं है। और ये बड़ी सक्सेसफुली ये अपने को डिलीवर कर पा रहे नीचे तक मैसेज कि भैया ये चीजें हो रही हैं और आपको इस तरह से रिएक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से अब अगर राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में जिस तरह से प्रोएक्टिव होके राजस्थान की मुख्यमंत्री नई नई स्कीम्स ला रहे हैं कि वो अद्भुत तरीके से जिस तरह से उनका इंश्योरेंस कवरेज चालू किया है उन्होंने, बड़ा अद्भुत है देश में। तो हर एक व्यक्ति को 25 लाख का कवरेज दे रहे हैं। वो है कि आपने छत्तीसगढ़ में देखिए कि सरकार जिस तरह से एक्टिव कर रही है, या कांग्रेस या कर्नाटका में जो कांग्रेस जैसे 100 दिन पूरे होते होते उन्होंने अपनी अधिकांश जो वादे थे वो पूरे कर दिए हैं। देखिए, देश में सबसे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, राजस्थान में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो झारखंड में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो हिमाचल में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो बैंगलोर में, कर्नाटक में इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो इस कांग्रेस में परिवर्तन आया है, पर एक मजबूत तो हुई है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतना, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या छोटे से छोटा चुनाव लड़ना हो, वो कला जो है, वो जो आर्ट है, वो बीजेपी के पास है। जिस शिद्दत से इनका कार्यकर्ता चुनाव में लड़ता है, वो शिद्दत आप नहीं और मिल पाए। सतबीर सिंह जी, बड़ी अच्छी समर्पण, संघर्ष और त्याग की भूमिका में कांग्रेस को नरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि ये समर्पण की भी भूमिका में है, संघर्ष करने की स्थिति में आ गई है, और जैसा गठबंधन को लेकर के इसके त्याग की भूमिका भी दिखाई दी है कि भैया चुनाव में साथ लड़ना है, आप जैसे चाहो हम लड़ने को तैयार है। तो क्या आने वाला समय भाजपा के लिए संघर्ष में हो? संजय जी, पहले मैं उपचुनाव की बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि सभी दल एक हो जाते हैं सर, वो हम हार जाते हैं। हमारा वोट परसेंटेज पता है कितना? 49%। अगर ये सब आ जाते, सब मिल जाते तो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाता। तो 51% चल जाते, तो 51% पे कौन विजयी होता है? इसका विश्लेषण करिए आप।
इसका भी विश्लेषण करिए कि 49% पे हम कब है, और ये मान रहे हैं जो हम बात को बार बार कह रहे थे। और कांग्रेस मतलब कि उत्तराखंड में आप सोचिए कि भाई एक हो, मतलब कि जब अपने आप को कांग्रेस बोलती है कि हम यहाँ पर राष्ट्रीय दल की सबसे मजबूत है, उसके बाद भी दूसरे दलों की बैसाखी पे चलना पड़ रहा है। आप देखिए, और यूपी की जब बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वहां तो एक सीट है, वहां है क्या, वहां तो जाना ही पड़ेगा दूसरे की टोली में। 17 में भी गए, 19 में भी कोई परिणाम नहीं आया। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्यों साहब, यूपी में दूसरे झोली में जाना था? आप बताइए, जब कोई वहां कोई जनाधारी नहीं है, आप बताइए किसका? और एक कांग्रेस में कौन सा जनाधारी नहीं, अभी जो कांग्रेस की बात इसलिए की जा रही है, कांग्रेस का कहना है कि यूपी में भाजपा हारी, कांग्रेस तो अभी कहीं नहीं रही। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दूसरे की झोली में जाना पड़ा, 17 में चाहे 19 में चाहे इस बार गठबंधन के तहत लड़े, INDIA के तहत लड़े। ये केवल गठबंधन है, ये तमाम आपको चुनाव में दिख गया, आपको सामने दिख गया, और इससे ज्यादा विश्लेषण क्या हो सकता है। अब आप बात इंश्योरेंस की बात करिए नरेंद्र सिंह जी ने, आप ये बताइए भारत में एक में इंश्योरेंस देने में कौन सा किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो एक गरीब माँ का बेटा है, जिसने मतलब कि गरीबी को किया है, उसने समझा, उसने पहली बार इंश्योरेंस दिया है पूरे भारत के हर नागरिक को, जो गरीब व्यक्ति है। यही नहीं, अटल आयुष्मान के माध्यम से या आयुष्मान भारत के माध्यम से जिस प्रकार से गरीबों को जिस प्रकार से इलाज देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो तमाम ऐसी योजनाएं, और तो छोड़िए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी राजस्थान की बात आई, कर्नाटक की बात आई, हिमाचल की बात आई। आपको पता है हिमाचल के जब चुनाव आते, जब महंगाई की आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, पेट्रोल पे 7 रुपए बढ़ाया, डीजल पे 6 रुपए बढ़ाया। इवन जब इन्होंने महंगाई की जब इतनी बात करनी है तो महंगाई को कम करते, 2.5 रुपए इन्होंने बढ़ाया इलेक्ट्रिसिटी बिल, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर बढ़ाया। राजस्थान के अंदर जब चुनाव चल रहे थे उस समय राहुल गांधी जी ने ये 2 बाजुएं ऊपर करके कहा था, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनवाई थी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। आज सत्ता परिवर्तन होने को तैयार है, मगर आज तक 1 रुपया माफ नहीं है। वास्तविकता चल जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जिस प्रकार से हमारे महिलाओं आज के जब चुनाव का रिजल्ट आता है, तो मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूँ। इस देश को पूरे भारत के अंदर, संजय जी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा मैं। संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी, जो महिलाएं जो पीड़ित होती है, उनके जो सैलरी पैड था उस पर ही टैक्स लगता था, 12.5% टैक्स लगता था। आज वो टैक्स फ्री है, और 1 रुपए में आपको सरकारी जो दुकानें हैं या प्रधानमंत्री जन औषधालय जो 93,000 के लगभग आज पूरे भारत में सके सस्ती दवाइयां मिल रही है, वो सब ये सब जो कार्य किए गए हैं। और 2024 के लिए तो हमें किसी तरह का डर नहीं है। हमने कहा था जब हम अनुकूल परिस्थितियों में आएंगे, आप कल परसों का चाहे उनका उनका बयान उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जब से 370 कश्मीर के अंदर से हटी है, हमारा पर्यटन के जिस प्रकार से बढ़ा है, जिस प्रकार से पत्थरबाजी बनी हुई है, जिस प्रकार से सुकून और चैन यहाँ पर मिला है, वास्तविकता में हमने कहा था कि तो भाजपा में लाने की तैयारी तो नहीं है। लोकतंत्र में किसी के लिए, वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ संजय जी, कभी हम 2 हुआ करते तब कहते थे हम तो हमारे लिए नारा लगाया करते थे और हमारे ऊपर हंसा करते थे, मगर काल चक्र देखिए और पहिया समय का किस प्रकार से घूमता है कि आज के मतलब सदन के अंदर जो हमारे प्रश्न थे, जिनका मतलब 410 का आंकड़ा तक उनके पास था, मगर उनको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला। और विपक्ष को कई बार जब हम विपक्ष में थे, हमको दर्जा नहीं मिलता, हम नहीं दिया गया, मगर हमने जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करना चाहिए, हमने विपक्ष का दर्जा भी दिया, विपक्ष को समय भी दिया, विपक्ष की आवाज को कभी दबाने का काम भी नहीं किया। लोकतंत्र तो हमारी आत्मा में बसता है, इनके लिए तो लोकतंत्र, क्योंकि समय की सीमा होती है और डिबेट का अंतिम चरण है। हाँ, नेगी साहब, इन्होंने तो बहुत सी बातें कही हैं। लोकसभा सामने है, विधानसभा आप चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा में अगर आप जाएंगे तो इस चीज जो ये गैप है, इसे कैसे करेंगे? जहां तक बागेश्वर चुनाव का सवाल है जी, हम मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि क्या परिस्थितियां रही, इन परिस्थितियों की वजह से जो है इतना कम अंतर से हमको हारना पड़ा, और निश्चित तौर पर 24 के लिए रणनीति बनाई जाएगी और पूरे देश में
विपक्ष एकजुट हो रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने का जो काम हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो चरम पर है, उसके खिलाफ जनता का मूड बन रहा है और धीरे धीरे जनता जो है विपक्ष के साथ में एकजुट हो रही है और निश्चित तौर पर 24 में जो है जनता परिवर्तन के पक्ष में जो है अपना मत देने वाली। चलिए अंतिम प्रश्न है सिंह साहब, आपने देखा पूरे देश में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भी क्या स्थिति, कांग्रेस, क्या ये माना जाए कि सही में जो आपने कहा कि कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रही है, तो क्या ये माना जाए कि भाजपा को सचेत के साथ मेहनत की जरूरत है? गद्दे की घंटी तो बजी है, और बागेश्वर की बात करें तो गद्दे की घंटी बजी है और इन्हें अपने इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने संदेश को अच्छी तरह से देना पड़ेगा जनता में। बस एक बार लास्ट करते हुए कह दूं, भाई साहब ने अभी कहा है कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है और शांति है और सब टूरिज्म हो गया है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद भी केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही कि वहां पर कब उस पर राज्य का स्तर मिलेगा और कब वहां पर चुनाव होगा। चलिए, धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद सत्यवीर सिंह जी और धन्यवाद सूरज सिंह नेगी जी। बागेश्वर का परिणाम आ चुका है और रहा था कि जिस तरह से सरकार यहाँ चल रही है, अभी कोई विवादों में नहीं पड़ी है। ये माना जा रहा था कि बागेश्वर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, लेकिन उसके बाद जो पूरे देश में जो परिणाम आए, बस सही में भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं न कहीं चिंताजनक है। नरेंद्र सिंह जी का कहना सही है कि इस पे मंथन करने की जरूरत है। अगर लोकसभा चुनाव तक जाना है और तिबारा सत्ता में काबिज होना है मोदी जी को, तो हमारी समझ से अभी से मेहनत। धन्यवाद देखते रहिए।